अब मैं हमारे बम्बई से तशरीफ़ लाए मेहमान बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक के रुकन मोहतरम मौलाना उबैदुर्रहमान साहब हमसे रुखसत हो रहे हैं। मैं मुंबई के एक प्रोग्राम के लिए उन्हें जाना है, लिहाजा मैं उनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर दें। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम अब्दुल हमीद साहब, जो आपको रियाल कैसे हासिल करना है बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक से उसका तरीका समझाएंगे। गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और हमारे सामाईन को जो है वो रियाल की हुसूलियाबी का तरीका समझाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले आप सबको दिल मुबारकबादी पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको इस साल हज के लिए चुन लिया है और आपका सिलेक्शन हो गया है। चूँकि आपने पैसा वगैरह भी भर दी है तो आपकी सीट कंफर्म हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला आपके इस हज के सफ़र को आसान फरमाएँ और कबूल फरमाएँ। रही बात यहाँ पे आपको अभी जाने के लिए करेंसी की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आपको सऊदी रियाल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको जितनी ज़रूरत के हिसाब से जितनी करेंसी की रिक्वायरमेंट है, हम बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक आज तकरीबन मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं 37 साल की सर्विस हुई हैं। 37 ईयर्स से हम लोग बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक हाजियों की खिदमत कर रहे हैं। जबकि ज़माना पहले पूरा मैनुअल ज़माना था, जब ड्राफ्ट बना के दिए जाते थे। जब बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक छुट्टियों के दिनों में भी बैंक खुला रख के कैश के अगेंस्ट में बिना कमीशन के सबको हाजियों के ड्राफ्ट बना के देती थी। तो एक खिदमत के ताल्लुक से काम करती थी। वहाँ पे कोई मुनाफा कमाना वगैरह मकसद नहीं था बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक का। जबकि मुसाफिर खाना जो है उसमें तो एक ब्रांच ही हाजियों की खिदमत के लिए खोली गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने सालों से, मैं तो 37 साल से हूँ, उससे पहले से ये बैंक खिदमत देते हुए आ रही है, जिससे आप लोग शायद वाकिफ़ नहीं होंगे। जो पुराने लोग हैं वो उससे वाकिफ़ है कि बॉम्बे मर्केंटाइल कितनी खिदमत देती हैं। तो इसी ताल्लुक से अभी अब दादा भाई ने हमें फ़ोन किए थे, बता रहे थे कि भाई हमारे हाजियों को हर साल की तरह इस साल भी करेंसी कैसा मुहैया की जाएगी उसके बारे में तफसीलवार बात करें। तो मैं आपको बता, तो हमको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट जो होगी उसमें आपका जो या तो वीज़ा लगी हुई होगी, वीज़ा इशू हुआ होगा। शायद गालिबन ये साल वीज़ा बहुत जल्दी इशू होने वाले हैं। कभी इनकेस नहीं हुआ तो आपका जो कन्फर्मेशन स्लिप, कवर कन्फर्मेशन स्लिप जो आता है, तो वो कवर कन्फर्मेशन स्लिप, उसकी एक कॉपी, एक पासपोर्ट की कॉपी और एक पैन कार्ड की कॉपी, ये 3 चीज़ की कॉपी देंगे तो हम आपको कैश में ना 50,000 रुपये तक का आपको रियाल दे सकेंगे। अगर किसी को उससे भी ज़्यादा चाहिए, हम वैसे आपको 10,000 रियाल तक भी एक हाजी को दे सकते, लेकिन वो उसमें क्या होगा, आपको बैंक के थ्रू पैसा आपके अकाउंट से ही ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। हम जो एक अकाउंट नंबर देंगे उस अकाउंट में आपके अकाउंट से ही बैंक में पैसा आएगा, तो हम आपको 10,000 रियाल तक भी एक हाजी को दे सकते हैं। और इसलिए जब अभी आपका, मैं आज अपने दादा भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि सब हाजियों की लिस्ट जमा करें, टोटल हाजी कितने जो करेंसी लेने वाले हैं। अगर रमज़ान के बाद बोलेंगे तो रमज़ान की ईद के बाद फ़ौरन इंशाल्लाह हम आपको, हमारे ब्रांच है यहाँ पे कोटर गेट पे, वहाँ पे हम लोग रियाल मुहैया करेंगे। और जिनको कैश में लेना है तो सिर्फ 50,000 रुपये तक के ही मिलेगी। और हमारा रेट जो रहता है कंपेयरिंग टू अदर बैंक्स बहुत चीपेस्ट रहता है और कन्वीनियंट रहता है और हाजियों की खिदमत के ताल्लुक से रहते हैं। तो इसलिए कोई इसमें ज़्यादा मुनाफा वगैरह का नहीं रहता कि भाई बैंक के कम से कम खर्चा निकल जाए, उतना रहता है। और अभी एट प्रेजेंट अभी 23 रुपये 40 पैसे का रेट है। अभी रिसेंटली बढ़ गया 1 महीने में, नहीं तो अभी तक 22 रुपये 50 पैसे और 60 पैसे चल रहा था। अब ये 23 रुपये 40 पैसे हुआ है, जो कि करेंसी, इंडियन करेंसी की वैल्यू बहुत गिर गई है, डॉलर बहुत ऊपर गया हुआ है। और जब इस सभी करेंसी जो है डॉलर से डायरेक्ट रिलेटेड रहती हैं, जिसकी वजह से रियाल का रेट भी बढ़ा हुआ है। तो आज की डेट में 23 रुपये 40 पैसे हैं। अभी उसके बाद भी अगर जब हज के जाने के टाइम पे जब जो रेट रहेगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, वो रिलेटिवली वो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, या हो सकता है ये भी रह जाए, यही मुस्तकिल रहे। तो इंशाल्लाह हम आपको करेंसी इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे अपने आप को। और वो एक हमको यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म रहता है, वहाँ पे फॉर्म A2 बोलते हैं, वो हम दादा भाई के पास दे देंगे। तो दादा भाई से वो लेके आप साइन करके दे देना
उसमें जो रिक्वायर्ड फील्ड सबमिट कर रही है लिखने की रहती है, आपका पासपोर्ट नंबर, कवर नंबर, पैन नंबर, ये सब चीज़ें लिखने की रहती है, वो उसमें लिख देना, उसके साथ में एक एक जेरोक्स अटैच कर देने का। तो उसके बाद में हम आपको 50,000 रुपये तक का इंशाल्लाह सऊदी रियाल दे देंगे। अगर किसी को ज़्यादा चाहिए तो हम बैंक से एक अकाउंट की डिटेल दीजिए, उस बैंक के अकाउंट में जब पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके बाद हम आपको रियाल दे देंगे इंशाल्लाह। और कुछ किसी को इसके जी जी अभी लेने का, अभी आपका कवर कंफर्मेशन स्लिप आ गया, कवर कंफर्मेशन स्लिप शेड्यूल आ गया है, तो आप अभी भी ले सकते हैं। फिर अभी नहीं, पूरा फाइनल पेमेंट होने के बाद आता है ना, फाइनल पेमेंट के बाद कंफर्मेशन स्लिप होती है। तीसरे पेमेंट के बाद, हाँ तीसरे पेमेंट के पूरा, हाँ तो थर्ड इंस्टॉलमेंट बाकी है ना, नहीं तो कोई हाजी उसमें से स्किप भी हो सकता है कभी, इसलिए जिनका थर्ड पेमेंट हो जाता है ना उसके बाद फाइनल पेमेंट होने के बाद हम आपको इशू कर देंगे। और जी नहीं, अभी तो पेमेंट का टाइम आ गया है, शायद फाइनल पेमेंट का आ गया है, अभी वीज़ा भी शायद आपके इशू होना शुरू हो जाएंगे। तो भाव रेट बढ़ जाएगा, अभी दे दोगे तो काम हो जाएगा सर। तो अभी कितने लोग कम होने वाले हैं? ना अभी कितने लेने वाले लोग रहेंगे? सब लेंगे ना, कि बाकी है? सर मैं क्या बोलता हूँ, नहीं तो वो पर टाइम ले लेंगे ना, एक आध हफ्ते से। हेलो जी अभी आप 8 दिन टाइम दो, 8 दिन जिनको लेना है लेंगे, बाकी बाद में लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं नहीं तो क्या होता है, ये करेंसी सऊदी करेंसी जो है ना रियाल, हम लोग इतना रखते ही नहीं है। अच्छा, तो एक साथ सबको प्रोवाइड कर सकें। आप मुझे लिस्ट बना के देंगे ना कि राधा भाई के बाद लिस्ट लिख दीजिए कि कितने हाजियों को अभी चाहिए, तो हम एक आध हफ्ते 8-10 दिन के अंदर उतना प्रोवाइड करेंगे। तो वही मैं बोल रहा हूँ, दादा भाई अभी अनाउंस करेंगे, जिनको लेना है वो आ जाओ, 4 दिन में जवाब दे दो, तो 8 दिन में तो दे दो। फिर हम करेंसी इंपोर्ट करेंगे, हाँ। फिर उसके बाद बताएंगे। तो इसलिए हमने क्या सोचा था, कन्वीनियंट डेट रमजान के बाद, ईद के बाद फौरन भी कर सकते हैं। बढ़ेगा फिर वो डबल, और कम हो गया तो पैसे पड़े हुए ना, तो फट से हो जाएगा ना काम हमारा। कम हो गया तो फायदा, तो हमारी वो तो किस्मत, तो ठीक कम हो है। तो हमारी किस्मत। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप पर आप सभी को इतला दी जाएगी, फॉर्म्स आयशा मेडिकल पर दस्तयाब होंगे। आप जो हजरात करेंसी लेना चाहते हैं वो दादा भाई से कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह आपको पूरी मदद की जाएगी। देखिए सामाइन, वक्त काफ़ी हुआ चाहता है, बहुत लोग ज़ोहर की नमाज़ के लिए उठ रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ी देर रुक कर आप जो हज कमेटी के रुकन हैं उनकी बात को ज़रूर सुने, क्योंकि बहुत से मसाइल पेश आते हैं। मैं ख़ुद एक एक्सपीरियंस करूँगा कि जब मक्का से हमको मीना से जब अरफात के मैदान ले जाया जा रहा था, तो पूरी रात हम लोग भटक रहे थे, हमको अपने खैमे नहीं मिले थे। उसकी वजह ये थी कि हम अपने खादिम को नहीं पहचानते थे। हर ग्रुप का एक खादिम होता है, सबसे पहले आप अपने खादिम से पहचान करें, उसके बाद में जो है वो आपके लिए चाहे मेडिकल की सहूलत हो, चाहे मक्का से मदीना बस का अरेंजमेंट हो, या फिर आपको मक्का से मीना या अरफात के खैमे का मामला हो, ये तमाम वही सॉल्व करके देंगे। तो आप उन खादिम से ज़रूर मिलें। कुछ ज़रूरी बातें, कुछ ज़रूरी हिदायतें इस ताल्लुक़ से हमारे आज के मेहमान मोहतरम सैयद नूर अली साहब आपको देंगे, आप ज़रूर सुनें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस साल से खादिमुल उज्जाज के बदले हज कमेटी ने नाम चेंज किया है हज इंस्पेक्टर, और हर 150 हाजी पर एक हज इंस्पेक्टर सिलेक्ट किया गया है। जब भी आपका जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और आप टिकट लेने के लिए जाएंगे, वीज़ा और टिकट लेने के लिए हज कमेटी में जाएंगे, आपको बुलाया जाएगा। उस दिन आपको आपके साथ जो हज इंस्पेक्टर होंगे
उनका नाम, नंबर और उनको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो बराए मेहरबानी आप उसी दिन, जिस दिन आपका कोई बंदा टिकट वीज़ा लेने जाएगा, तो उनका नाम, नंबर ले लीजिए। वो नाम नंबर लेने के बाद आप आपके किसी घर के अफराद के पास वो नाम नंबर दे देना। उसके बाद उसको जो पहचान लेने के बाद आप जब भी एयरपोर्ट जाएंगे तो वो आपके साथ रहेंगे। हर 150 हाजी के साथ एक हज इंस्पेक्टर रहने वाले हैं और वो आपके साथ ही जाएंगे, आप ही के साथ उसी फ्लाइट से रिटर्न आएंगे। लेकिन आप जो एक फ़्लाइट में जाते हो तो आप वहाँ जाने के बाद रहने का अलग अलग इंतज़ाम है। 3 जगह इंतज़ाम रहता, मतलब अजीज़िया 3 जगह में बटा हुआ है, पुराना अजीज़िया, नया अजीज़िया और नसीम। इसके अलग अलग 13-14 ब्रांचेस है। हर ब्रांच में तकरीबन 20-25 बिल्डिंग्स रहते हैं, वहाँ आपका रहने का इंतज़ाम है और वहीं से आपको हरम जाने आने के लिए बसों का इंतज़ाम है। आप जिस ब्रांच में रहते हो वो आपको एक बैच दिया जाता है, उसी बैच के बस में आपको ट्रैवलिंग करना पड़ता है। आपका ब्रांच बोले तो आपका वो बस का और आपका ब्रांच का एक ही नंबर रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अगर 10 नंबर ब्रांच है तो आपको 10 नंबर की बस में जाना आना है। आपका 12 नंबर ब्रांच है तो आपकी 12 नंबर की जहाँ से बस रहेगी उससे आना जाना है। तो ये आप पहले समझ लेना। आपका अलॉटमेंट होगा, रूम अलॉटमेंट के साथ आपको फिर बस के एक टिकट दिए जाएंगे या कार्ड दिए जाएंगे। आपका रूम का एक कार्ड बनेगा और बस का वो एक ही नंबर का होता है। इस तरह से रहने का इंतज़ाम और बस से अप डाउन करने का इंतज़ाम होता है। और उसी तरह से हर बिल्डिंग में 150 हाजी, जहाँ पर 300 हाजी रहेंगे वहाँ 2 खादिमुल हुज्जाज रहेंगे, यानी हज इंस्पेक्टर रहेंगे। और आपकी हर ब्रांच एक ऑफिस रहेगी। समझो आपका 10 नंबर है तो 10 नंबर पे एक ब्रांच ऑफिस रहती है। ये सारा सिस्टम आपको हज में किसी तरह से कोई तकलीफ ना आए, इसलिए। नूर अली सर से मैं एक सवाल करूंगा, क्योंकि बहुत से हाजियों ने मुझसे अभी पूछा कि क्या हज के दौरान जो है वो लेडीज़ और जेंट्स यानी हस्बैंड और वाइफ हैं वो अलग अलग होंगे या एक साथ में होंगे, जैसे साहब पहले जो पिछले रिवायत के हिसाब से? क्योंकि कई लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है, कन्फ्यूज़ है वो लोग कि हमारी बीवी कहीं और होगी, हम कहीं और होंगे और वो उसके साथ प्रॉब्लम है या बीमार है, तो उस पर रोशनी डालिए। नहीं, अभी तक तो वो क्लियर नहीं हुआ है, ये मुद्दा अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अगर क्लियर होता तो हम लोग को भी बताया जाता, तो ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। खैर, आपको ये आपके हज के दौरान आपको कोई भी परेशानी ना हो, इस तरह से एक सिस्टम बनाया गया है। जैसे कि आपको 150 हाजी के साथ एक हज इंस्पेक्टर दिया जाता है, उसी तरह से हर ब्रांच में तकरीबन एक ब्रांच ऑफिस होता है। वहाँ पर ब्रांच ऑफिसर और एक टीम रहती है हमारी। वो आपको जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे हेल्थ का प्रॉब्लम आने पर हर ब्रांच में एक अपना छोटा सा हॉस्पिटल रहता है, डिस्पेंसरी टाइप, जहाँ पर अपना सर्दी, खांसी, बुखार, इस बीमारियों का इलाज आपको मुफ्त में मिलता है। उसी तरह से और कुछ बड़ी बीमारी हो, हेल्थ इशू हो, तो अपना 378 ब्रांच है, अपना बिल्डिंग है, वहाँ पर अपना 40 बेड हॉस्पिटल है। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर मेडिकल सुविधा दी जाती है। उसके बाद अगर और किसी को मेजर प्रॉब्लम होने के बाद आपको बड़े हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। और ये सारी सुविधा आपको आपके हज इंस्पेक्टर की तरफ से मिलती है। किसी का सामान नहीं मिला, यहाँ से अगर आपका हज की सफ़र की शुरुआत हो गई, आप फ्लाइट में बैठ गए, फ्लाइट में जिद्दा उतरने के बाद अभी सिस्टम चेंज हो गया है, आपको आपका सामान आपकी बिल्डिंग में मिल जाता है। आपको आपके बैच के हिसाब से एयरपोर्ट के बाहर कलेक्ट किया जाता है। मतलब भले आप एक फ़्लाइट में होगे, लेकिन आपके ब्रांच के हिसाब से आपको डिवाइड किया जाता है। यानी 11 नंबर वाले एक साइड हो जाओ, 10 नंबर एक साइड वाले हो जाओ, 12 नंबर वाले एक साइड में हो जाओ। आप जैसे आपके ग्रुप बनेंगे, आपको एयरपोर्ट से बसेस आपको आपकी बिल्डिंग में लेकर जाएंगे और आपका सामान जो सिर्फ हैंड कैरी रहेगी आपको लेना है। जो फ्लाइट में आपकी हैंड कैरी है वो आपको लेना है। बाकी जो लगेज का सामान है आपकी बिल्डिंग में पहुंच जाता है, वो उसी दिन या सेकंड डे पहुंच जाता है। लेकिन अगर सामान पहुंचने में कुछ देरी होती है तो आपके बिल्डिंग के नीचे एक जो हज इंस्पेक्टर रहते हैं, आप वहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। वहाँ पर एक शिकायत
करने के लिए एक नोटबुक रहती है, वहाँ पर जाके आप लिख भी सकते हैं या पर्सनली बोल सकते हैं। फिर वो जो बैग ये जैसे लॉस हो जाते हैं या वक्त पर नहीं पहुँचता, इसके अलग अलग वजह रहते हैं। जैसे आपने आपका कवर नंबर लिखा होता है हर बैग पे, कभी कभी वो कवर नंबर निकल जाता है, आपकी पहचान का वहाँ कुछ नहीं रहता है। तो वो सब बैग है ना, हमारे एक डिपार्टमेंट में था बैग लॉसेस डिपार्टमेंट, तो वहाँ पर वो सारी बैगेज जमा होती है। तो आप जब शिकायत करते हैं तो वही हज इंस्पेक्टर आपको उस जगह पर लेके जाएंगे और आपको आपकी बैग पहचान नहीं रहेगी। कई बार है ना आपका कवर नंबर निकल जाता, कोई निशानी नहीं रहती, तो आप आपकी पहचान की बैग लेके वो आपको बैग मिल जाती, यानी ये अभी तक ऐसा इश्यू सॉल्व हो जाता है। उसके बाद आपको हेल्थ इश्यू के भी बारे में आपको उसी से कंसल्ट करना है। उसी तरह से आपको आपके बिल्डिंग्स में रहने में किसी तरह से कोई परेशानी आती है, कुछ जैसे एसी बंद हो गया, फ़ैन बंद हो गया और किसी तरह से रहने में प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वहाँ पर हर बिल्डिंग में हैरिस रहते हैं। हैरिस बोले तो एक तरह से बिल्डिंग की देखभाल करने वाला एक मैनेजर होता है, तो वहाँ उसको शिकायत करने का, अगर वो हैरिस आपकी शिकायत के बाद भी कुछ नहीं करते तो आप आपके हज इंस्पेक्टर को बोल सकते हैं, वो उस पर दबाव डाल के आपका जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करते हैं। इसी तरह से हज कमेटी से जो भी आदेश आते हैं, जैसे आपकी मूवमेंट कैसी होने वाला है, अब यहाँ से जाने के बाद आप CGI के अंडर में हो जाते हैं। CGI से पूरी हज मूवमेंट चलती है आपकी, तो आपको मीना कब लेके जाने वाले हैं, बसेस कब आने वाली है, तो इस सब जो अनाउंसमेंट होता है तो वो आपको आपके हज इंस्पेक्टर के ज़रिए से आपको मालूमात मिल जाती है। जब भी नमाज का वक्त होता है, जब हाजी एक साथ मिलते हैं तो हज इंस्पेक्टर आपको अनाउंसमेंट करते हैं और मोलिम के कुछ रिप्रेजेंटेटिव आके वहाँ पर लिस्ट भी लगाते हैं कि कौन से नंबर की बस कौन से हाजियों को लेके जाएगी। आपको लिस्ट देख करके आपकी बस नंबर का पता लग जाएगा, आपको उसी बस में बैठना है। और इसमें बिल्कुल कोई ज़िद नहीं करनी, जैसे मौलाना साहब ने अभी बताया कि मूवमेंट ज़्यादा भीड़ होने की वजह से मूवमेंट पहले से शुरू हो जाती है। जैसे सुन्नत के मुताबिक मीना में 8 तारीख की फजर में जाया जाता है, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने की वजह से 7 तारीख की रात में ही मूवमेंट बोले तो वो बसेस आना और हाजियों को लेके जाने की शुरुआत हो जाती है। तो कुछ हाजी लोग है ना जिद करते हैं, हम लोग सवेरे ही जाएंगे, तो उनके लिए कोई रुकता नहीं है। अपनी बस जितने आ गए हाजी वो उसको लेके बस निकल जाती है। उसमें हज इंस्पेक्टर रहता है, वो मोल्लिम की नज़र में एक हाजी की तरह से रहता है, उनका भी एक बस में नंबर आता है, उनको भी उसी बस में जाना पड़ता है। तो इस तरीके से हज इंस्पेक्टर और जो गए हाजी अगर निकल गए और जो बच गए तो फिर उनको अपना सफ़र अपना अकेला तन्हा करना पड़ता है। और जब तन्हा सफ़र में काफ़ी मुश्किलात आते हैं, अपने को खेमा नहीं मिलता, तो इस तरह से मुश्किलात अगर ना आए ऐसा आपको लगता है तो जो तरीके से मूवमेंट होगी आप उसी तरीके से चलें। उसी तरह से अरफात में भी आपको बताया जाता है कि अब मीना में भी बताया जाता है कि अरफात को आपको 8 तारीख की रात में ही निकलना है, पहले ही मूवमेंट शुरू हो जाती है। जो हाजियों के खेमे रेलवे अपना मेट्रो स्टेशन के पास रहते हैं उनको मेट्रो टिकट दिया जाता है। अगर कई हाजी लोग फॉर्म भरते तो उसमें लिखते कि हमें मेट्रो टिकट चाहिए, तो कई हाजियों को मेट्रो टिकट नहीं मिलता। इसकी वजह ऐसी रहती है कि जिनके खेमे मेट्रो स्टेशन के पास रहते उन्हीं को ये सुविधा मिलती है, बाकी लोगों को हाजियों को बस से ही जाना पड़ता है। तो इसमें भी है, आपको जो मिला बस से जाना है तो बस ही से जाना है। अरफात का जो सफ़र शुरू होता है वो 8 तारीख की रात में शुरू होता है और वो मोमेंट में ही आपको जाना है। अगर आप मिस हो गए कि हम लोग 9 तारीख की फजर पढ़ के निकलेंगे तो आपको 9 तारीख को अरफात का खेमा मिलने में काफ़ी परेशानी हो जाती है, वो नहीं मिलता। और ये ज़िद के तौर पर काफ़ी हाजी करते हैं कि सुन्नत तरीका ऐसा है और हम लोग इसी तरह से मूवमेंट करेंगे। तो बराए मेहरबानी ऐसा ना करें, जो हज मिशन की जो तरतीब है उसी तरीके से आप करेंगे तो आपको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी। आप अरफात के आपके खेमे में पहुंचा दिया जाएगा। दिन भर रहने के बाद मगरिब बाद एक सायरन होता है, उसके बाद है ना तरतीब से जिस बस में आप आए उसी बस में आपको बैठा करके मुज़दलिफ़ा लाया जाता है। हाँ, मुज़दलिफ़ा लाने के बाद वहाँ से मूवमेंट
बहुत मुश्किल है, बस की मूवमेंट मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर है ना हाजी सब चितर वितर हो जाते हैं। मतलब एक जो ग्रुप बना रहता है टेंट की शक्ल में, हम मीना में साथ में रहे, टेंट की शक्ल में अरफात के मैदान में साथ में रहे, लेकिन मुजदलफा में ऐसा कोई टेंट या कोई एक फिक्स जगह नहीं है। वहाँ पर बड़ा सा मैदान है, तो वहाँ पर काफ़ी हाजी बिछड़ जाते हैं। तो वहाँ से जो 10 जिलहिज्जा की जो रिटर्न मूवमेंट है मीना के तरफ, तो मोस्ट ऑफ वहाँ पैदल ही चलना पड़ता। तो ये ग्रुप बना के रखेंगे तो आपको पैदल चलने में भी आसानी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने जो हज इंस्पेक्टर के साथ रहेंगे तो उनको वो आपके मीना के खेमे में पहुंचा देते हैं, इसमें भी कोई दुश्वारी नहीं होती। उसी तरह से इस मोमेंट में काफ़ी लोगों के पैसे गुम जाना और इस तरह से भी कोई इंसिडेंट होते हैं। तो ऐसे किस इंसिडेंट होने के बाद आप है ना, आपकी जो भी कंप्लेंट है हज इंस्पेक्टर से करना चाहिए। उसकी एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर करने के बाद, क्योंकि हाजी कभी झूठ नहीं बोलता, तो इस बेस पर उसके एक फॉर्म भर के उनको है ना, उसके जो भी इंश्योरेंस की रकम रहती है जो गुमी है, तो उसमें से कुछ रकम उनको दी जाती है। हज मिशन में हाजियों को पूरी तरह से आसानी हो, हज मोमेंट में, मदीना मोमेंट में, इस तरीके से आपका पूरा ख्याल रखा जाता है। इसी तरह से मैं 2 साल पहले एक प्रॉब्लम हुए थे, उसके बारे में बताना चाहूँगा। रियादुल जन्ना की जो ज़ियारत रहती, पहले हज कमेटी एक साथ कराती थी, तो बीच में जो परमिट है ना सऊदी हुकूमत की तरफ से मिलना अचानक बंद हो गया था। लेकिन उस दौरान जो हाजियों ने अपने मोबाइल नुसुक ऐप से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करी थी, उन सभी हाजियों को वो अपॉइंटमेंट मिल गई, लेकिन जिन्होंने नहीं कर पाई थी उनको वो रियादुल जन्ना की में नमाज नहीं पढ़ने मिले। तो मेरा मशवरा रहेगा कि आपका जब मोमेंट आ जाएगी, आपका वीज़ा आ जाएगा और आपको तरतीब मालूम पड़ जाएगी आप कब मक्का जा रहे हो, कब मदीना जा रहे हो, तो उस हिसाब से आप नुसुक ऐप पर एडवांस में अपॉइंटमेंट बुक कर लेना ज़रूरी है। तो आप अगर बुक कर लेंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, और अगर दोबारा हज कमेटी की तरफ से भी अगर जाना मिलेगा तो आपको 2 बार मौका मिलेगा। इस तरीके से ये परेशानी से भी आपको सॉल्व हो जाएगी आपकी ये परेशानी। और भी कि अगर किसी को कुछ सवाल करने हैं तो आप कर सकते हैं। ये दे दो। हेलो, क्या बोले? किचन है, किचन आपको दिया जाता है, और किचन में है ना एक लिमिटेड एक सिलेंडर दिए जाते हैं। अगर सिलेंडर खत्म होने के बाद, मक्का में रहती है वो, मदीना में नहीं रहती है, और एक सिलेंडर एक कोटा रहता है जैसा 3, 4, 5 ऐसा कुछ, ख़त्म होने के बाद है ना हाजियों ने आपस में झगड़ा ना करते हुए अपना कंट्रीब्यूशन करके आप हैरिस को बोल के, जो होटल का जो हैरिस रहता है मैनेजर, उसको बोल के आपको सिलेंडर मिल जाता है। अगर वो नहीं सुनता, हज इंस्पेक्टर को बोले कि आपको सिलेंडर मिल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। नुसुक ऐप के ताल्लुक से मैं बात बताना चाहूँगा कि नुसुक ऐप जो है आप इंडिया में रहते हुए अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लें और अपना अपॉइंटमेंट ले लें रियाजुल जन्ना का। कुछ लोगों ने हमारे साथ जो है 2 साल पहले नुसुक ऐप अपने घर वालों को फ़ोन करके नुसुक ऐप से एप्लीकेशन बुक करवाए अपना, और वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट मंगाए, तो वो स्क्रीनशॉट वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लाइव नुसुक ऐप में जो अपॉइंटमेंट है उसी को देखकर वो अंदर जाने देंगे, वरना आपको लाइन से बाहर कर देते हैं। इसलिए आप अपना अपॉइंटमेंट हर आदमी का अलग अलग मोबाइल से ज़रूर करें, क्योंकि ये जो खादिम हैं, जैसे सर ने बताया, ये खादिम परेशान हो गए थे हमारे, लेकिन कोई अपॉइंटमेंट मिला नहीं था पूरे ग्रुप को एक साथ। जिसने पर्सनली नुसुक ऐप पर अपॉइंटमेंट लिया था वही रियाजुल जन्ना में जा सके थे। ठीक, किसी का कोई पर्सनल सवाल है हज कमेटी के लिए तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, एक हाजी साहब अभी खड़े हुए थे, उनको कुछ करेंसी जल्दी चाहिए, तो मैं बोलता हूँ मैं दादा भाई के पास हम फॉर्म भेज देंगे, A2 फॉर्म, और एक साथ अगर 10 दिन के बाद बोलो तो मैं एक जब बॉम्बे अपना ब्रांच में करेंसी भेज देंगे, वहाँ खाली दादा भाई के पास से वो फॉर्म लेके साइन करके दे देना कि एक साथ 10, 20, 50 लोग आते हैं, तो वैसा से एक ही बार हम लोग करेंसी भेज देंगे यहाँ से, और यहाँ से ब्रांच में से करेंसी ले लेना। और वैसे दादा भाई के पास जो आपका व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है उसके ऊपर भी डाल देंगे, तो हमको लिस्ट मालूम पड़ जाएगी कितने हाजी हैं जिनको अभी करेंसी चाहिए, तो उस हिसाब से हम लोग करेंसी वहाँ पर प्रोवाइड कर दें, हमें कोई मसला है ही नहीं। ठीक है ना?
नेक्स्ट वीक कर दो ना इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीक में कर दो ना, नेक्स्ट ये भी नेक्स्ट वीक चालू हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो लिस्ट मालूम पड़ जाए कितने हाजी ले रहे हैं, वो हिसाब से एक साथ। अभी जो आए वो ले लेके, जिनको नए सहूलत बाद में लेंगे। अभी जिनके नहीं सहूलत- वही मैं बोल रहा हूँ कि दादा भाई के पास फॉर्म लेके जमा कर देंगे ना, उससे हमको अंदाजा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीक में हम लोग एक साथ भेज देते दादा करेंसी। भाई की जाके बाद के मिल के उनको भर देते, फॉर्म दे देते हम लोग। करेंसी भेज देते हैं वहाँ पे ब्रांच में। नेक्स्ट वीक में हमको दे दो ना, ठीक है इंशाल्लाह, जिनको चाहिए वो ले लेंगे, जिनको चाहिए बाद में ले लेंगे। ठीक है तो चलिए। लेना तो है ही ना, कि आगे रेट बढ़ रहा है तो आपको नुकसान हो नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट वीक में हम लोग भेज देते हैं इंशाल्लाह। हाँ, ये वीक में जो चालू हो मंडे से भेज दो। ठीक है, नहीं मैं हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम भेजेंगे कम, फिर हाजी दूसरों को चक्कर हो जाएगा, दूर दूर से आने वाले भी रहेंगे, तो एक साथ हमको मालूम हो जाएगा। आप समझे, मैं नज़दीक रहता हूँ, लेकिन दूसरे कोई दूर से आ रहे, तो पहले से इन्फॉर्म करेंगे तो अच्छा रहेगा ना। तो दादा भाई का जो ये है ना व्हाट्सअप, उस पर ग्रुप पे डाल देंगे ना दादा हाँ। भाई, आप भी डाल देंगे तो हो जाएगा, फट से 8 दिन में, ठीक है ना, 8 दिन में आ जाएगा ना सब। ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और वो हज कमेटी की जो है, वो जो अभी आपने बताया बस का, अपने को मक्के से होटल से मीना में जाने बस मिलती है, मीना से वहाँ जाने के लिए अरफात बहुत तकलीफ होती है बस पे जाने। एक आप बताता हूँ, और अरफात से मुजफ्फरनगर के लिए बस ही रहती है। हैरान मत होना। नहीं अरफात से भी है ना, मीना मुजल्फा के लिए बस मिलती है। अरे मैं तो था लास्ट टाइम जाके आया ना, क्या हालत हुई देखा ना मैंने, 1,000 आदमी में 2 बस में कैसे जाएंगे बताओ। और वो ड्राइवर इतना है, वो सुनता है जब बनिश करता है, किसी को लेता ही नहीं है। तो बुजुर्ग औरतें रहते, मर्द लोग रहते, कैसे आएंगे वहाँ तक चलने? पहुँचाऊंगा। वो जरा आप आगे बात पहुंचा दो। सैयद को बोलो। नहीं इंशाल्लाह, मैं तो 3 साल से जा रहा हूँ ऐसे ड्यूटी पे, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। अगर आपके साथ अगर ऐसा हो गया रहेगा, हाँ लास्ट ईयर तो मैं था नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ रहेगा तो पता। आगे बात पहुंचा के जो बस की जो 5 दिन का इंतजाम वो करो। मुजफ्फरनगर से बस नहीं मिलेगी, चलेगा। मुजल्फा से बस नहीं रहती, लेकिन रास्ते बंद हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, बस लेकिन नहीं एक साथ तमाम हाजी लौटते मीना की तरफ रास्ते नहीं रहते, पैदल ही जाना पड़ता। बराबर। खाली जो और जो जगह से बस जाना वो कल आगे बात पहुंचा दो। उनको तुम्हारी सभी साहिबान और ख्वातीन व हज़रात का मैं दादा भाई की तरफ से बेहद ममनून और मशकूर हूँ, और आप सभी से मुल्तमिस हूँ कि आप पर्सनली मिल लीजिए सर उनसे, कि अगर अपनी दुआओं में हज में सिर्फ़ एक मरतबा दादा भाई और उनकी पूरी टीम, मुश्ताक भाई, इनको ज़रूर याद रखें और उनके लिए दुआ ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। नासिर।